नमस्कार, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आपके सामने आज एक मुद्दा, वही जो पहले हमने 2 बार में बात की, मैरिटल रेप। दरअसल ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है और इतना महत्वपूर्ण है समाज के लिए कि इस पर बहुत सारी बातें होना लाजमी है और बहुत सारे लोगों के विचार जानना भी लाजमी है। अभी इस पर पिछली कुछ दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया। डबल बेंच ने इसको सुना। एक जज साहिब ने इसको कहा कि ये इसको ऑफेंस माना जाए और 376 के ऑर्बिट में इसको लाया जाए। दूसरे जज साहब ने कहा कि नहीं, इसको ऑफेंस ना माना जाए, इसको 376 की कैटेगरी में नहीं लाया जाए। तो ये जो मामला था ये लटक गया और अब इसको दोबारा शायद सुप्रीम कोर्ट या लार्जर बेंच में सुना जाएगा। तो हम आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि क्या बिना सहमति के, बिना कंसेंट के, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से सेक्सुअल रिलेशन बनाता है और वाइफ की उसमें सहमति नहीं है और वाइफ ऑब्जेक्ट करती है, कंप्लेंट करती है, तो क्या उस एक्ट को रेप माना जाए? क्या उसको 376 के अंडर ला करके अकॉर्डिंग टू द आईपीसी एंड रूल्स रेगुलेशंस उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए? इस बात को लेकर के आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। आज इस चर्चा में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रभात कौशिक जी हैं। आज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं मनोज चंदेला जी। वो एक्टर हैं और बहुत ही इनका कला क्षेत्र में बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे साथ अमरप्रीत कौर हैं जो कंसल्टेंट टू इंडियन, जापानीज एंड अमेरिकन कंट्रीज के साथ ये कंसल्टेंसी करती हैं और इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट ये रन कर रही हैं। एंड वर्किंग फॉर वुमेन स्पेशली इन द फील्ड ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए, इसमें ये बहुत सारा काम कर रही है। काफी लंबे समय से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं। आई वेलकम अमरप्रीत कौर जी। हमारे साथ शालीन दास जी हैं। ये नेशनल डायरेक्टर फॉर यूनाइटेड नेशन फॉर ह्यूमन राइट्स है। ये ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं और न केवल इंडियन आइकॉन है बल्कि देशों में भी जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं ह्यूमन राइट के, उनसे बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई हैं। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेंस राइट के लिए काम कर रही हैं, आदमियों के जो अधिकार है उनके लिए काम कर रही हैं। आई सैल्यूट शालीन दास जी। और हमारे साथ निजामुद्दीन खान जी हैं दिल्ली से। अभी वो फिलहाल बिहार में है, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ज्वाइन किया है। और आपका सेंट्रल मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा एक अनुभव रहा है जीवन का। इन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया है, बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ काम किया है और आज भी इनका राजनीतिक और प्रशासनिक जो अनुभव है बहुत अच्छा रहा है। तो मैं आप सभी जो पैनलिस्ट हैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले निजाम साहब आपके पास आ रहा हूं। आप ये बताएं जी। कि तो ये मुद्दा है, इसमें आप इसको किस तरह से लेते हैं? आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, कोई पत्नी अगर किसी पत्नी को पैर हाथ बांध करके आप उसके साथ अगर सेक्स करते हैं तो वो तो एकदम से जो है उसके विचारधारा के विपरीत है। आप पत्नी को बिना आप जो है कंप्रोमाइज किए हुए आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकते हैं। तो वो ये तो धारा जो है 376 के ही अंदर आता है। क्योंकि आप किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं तो आप तो उसके मन के मुताबिक तो चलते नहीं है। अगर आप किसी पत्नी के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन बना, दोनों की मर्जी होगी तभी सेक्सुअल रिलेशन बनेगी। बाकी अगर आप जबरदस्ती करके करेंगे तो ये 376 का धारा आता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना ये चाहता हूँ, क्योंकि मामला हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है, तो इस कानून का दुरुपयोग भी होगा। अगर ये कानून बन गया कि पत्नी, अगर कोई पत्नी से पति का रिश्ता अगर अच्छा नहीं होगा तो कल के दिन वो 376 का केस करके कोर्ट चली जाएगी और आपको जो है हथकड़ी लगवा करके आपको जेल भेज देगी। हमारे यहाँ ये किशनगंज एक जिला है बिहार में, मैं जहाँ अभी हूँ वो उसके बगल में, कटिहार के बगल में किशनगंज जिला है। वहाँ 500 रुपया किसी लड़की को दीजिए और वो किसी भी मारवाड़ी को, किसी भी बनिया को, किसी भी व्यापारी को, किसी भी शरीफ आदमी को 500 रुपया लड़की देकर उसको 376 का केस करवा करके और उसको जो है आप जेल भेजवा दीजिए और उसके बाद उससे कंप्रोमाइज करके उससे 2 लाख 3 लाख रुपया आप ले लीजिए। तो ये तो दूसरी बात मैंने कहा। तो हमने लिखा था पहले बहुत फेसबुक पर कि किशनगंज जिला में 376 को वैल्यूबल सेक्शन में डाल देना चाहिए।
क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो इसको बेलेबल सेक्शन में डाल देना चाहिए, क्योंकि वहां तब कोई लड़की किसी पर केस करेगी ही नहीं। लेकिन ये जो आपका मामला है जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया है, ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये मामला बहुत सेंसिटिव है, इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए, कोर्ट को भी विचार करना चाहिए। ये अगर कल पास होता है तो इसका दुरुपयोग होगा। मैं दुरुपयोग आपको तो बता देता हूँ, निजाम साहब हर कानून का हो सकता है। अगर ये कहें कि दुरुपयोग होगा इसलिए कानून ही ना बनाया जाए, तो ये तो मैं नहीं समझता हूँ जायज नहीं नहीं होगा। लिव इस इन पे मैं बात करूंगा लिव इन प्रभात जी रिलेशन से, का हमारे आपने साथ कानून एडवोकेट बनाया। साहब। ठीक है, संभावनाएं हैं, हर चीज का, हर कानून का दुरुपयोग है, हर सुविधा का दुरुपयोग है। इवन एटम बम और ये हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर जो पावर है, इसका भी दुरुपयोग का ही डर रहता है, वरना इसकी पावर का जो है यूटिलाइजेशन भी बहुत ज्यादा है। सो एनीवे, मैं आऊंगा आपके बाद। अमरप्रीत, आप बताएं, आपका क्या नजरिया है इस बारे में? शालीन, आपने ना दो शुक्रिया। आईडी खोल रखी है, एक आईडी आप बंद कर दो, एक और चल रही है आप। श्योर। हाँ जी जी, अमरप्रीत शुक्रिया रमेश जी, मुझे मौका देने का कि मैं एक कॉमनर की बात को रख सकूं, जी। क्योंकि ये जो कानून है ये सब हमारे लिए, हम लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए बने हैं। लेकिन इस पे मैं अपने विचार जरूर रखें। जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, चाहे वो माँ बेटे का रिलेशन हो, भाई बहन का रिलेशन हो, दोस्त का रिलेशन हो, इसका कॉमन ग्राउंड इमोशनल अटैचमेंट होता है, इमोशनल होता जी, है, इसकी कोई बिल्कुल लीगल बिल्कुल। बाइंडिंग नहीं होती। लेकिन शादी एक ऐसा रिलेशन है जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीगल बाइंडिंग बन जाती है। ये ऐसी कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कंडीशंस हमें डिटरमाइन नहीं करी गई है, हमें पता ही नहीं गई है, हमें समझाई नहीं गई है। लेकिन हम इसको क्रिमिनलाइज करने का जब विचारधारा रखते हैं कि इसको क्रिमिनल एक्ट में डाला जाए या इसको क्रिमिनल ऑफेंस ना दिया जाए, एक धारणा है, एक क्वेश्चन है जो बहुत बाद में आता है, बहुत पहले से आता है कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या हैं, क्या हमें उस टर्म्स को अग्री करना है, वो टर्म्स क्या होंगी वो हमें समझना है, क्या वो टर्म्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये जानना समझना भी जरूरी है। दूसरी बात मैं कहूंगी, जहां हम बात करते हैं औरतों के हितों की, कि एक लड़की कहती है कि मेरे साथ मैरिटल सेक्स हो रहा है या मैरिटल रेप हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा। इसकी दो तरीके हैं देखने के। अगर मैं सिर्फ लड़कियों की तरफ से पक्ष रखूं कि मुझे अगर मेरे साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है जो मुझे अच्छा नहीं है मेरे, और मैं इसके चलते अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को मैं क्रिमिनलाइज करा सकती हूँ या उसके अगेंस्ट केस करा सकती हूँ, मेरे लिए आसान है। लेकिन उस दूसरे इंसान का अगर मैं पक्ष देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ उसी टाइम पे, कि अगर मैं एक शादी में जुड़ी हूँ या एक शादी में मैंने एक लड़की के साथ में रिश्ता बनाया है, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस को सामने रखना, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना गलत है? क्रिमिनलाइज कैसे हो सकता है? तो जहां हम बात कर रहे हैं हितों की, तो वहां पे बात सिर्फ एक हित, एक पक्ष की नहीं हो सकती है। हमें जब बात करना है, जब हमें डायरेक्शंस लेनी है, तो हमें दोनों पार्टी जो इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, दोनों को देखना है कि किसी के साथ भी गलत ना हो जाए, ये करते हुए कि एक आदमी को या एक पक्ष को हम जस्टिस तो दे रहे हैं लेकिन दूसरे पक्ष को हम बिल्कुल ही भुला दे रहे हैं कि वो भी एग्जिस्ट करता है, उसके भी मायने हैं। तो मेरा एक मिक्स व्यू होगा कि हम इस कंसेंट की हम जब बात कर रहे हैं, ये कंसेंट क्या होगी, इस कंसेंट के लेवल्स क्या रहेंगे। जैसे फोर्स सेक्स इज नॉट अ कंसेंटेबल एक्ट। किसी के साथ में आप रफ सेक्स कर रहे हैं, कंसेंटेबल नहीं है। किसी के साथ आप मटेरियल वेपन्स यूज कर रहे हैं उसकी बॉडी के ऊपर, वो सेक्स गलत है। अब ये सही और गलत की धारणाएं कौन तय करेगा? क्या समाज तय करेगा? क्या वकालत तय करेगी? क्या लॉ तय करेगा? क्या इंडिविजुअल या दो पार्टनर जो इन्वॉल्व हैं उस रिलेशनशिप में वो तय करेंगे? ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लड़की या लड़का केस लेकर अपनी एप्लीकेशन लेकर लॉ में या वकालत में या वकील के पास जाते हैं, इसका मिसयूज होना या ना होना वो बहुत बाद में आता है। पहले कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे राइट हैं, क्या मेरे राइट्स नहीं हैं, इसकी ही क्लैरिटी हमें नहीं मिल पाती है। हम जब लड़कियों से मिलते हैं, औरतों से बात करते हैं, कई बहुत प्रताड़ित हैं कि हमें मारा जाता है, हमारे गले दबाए जाते हैं, हमारे बाल खींचे जाते हैं, हमें हमारी पिटाई की जाती है। ये वायलेंस है सेक्स के नाम पर, ये सेक्स नहीं है। कहीं पे बोला जाता है कि मुझे कैजुअल सेक्स चाहिए है, अगर वो मेरा हस्बैंड मुझे नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो ये मेरे लिए गलत है, या मुझे रोका जा रहा है कि मैं अपने तरीके का सेक्स जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा,
और मैं अगर डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ या मांग रही हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही, तब भी मैं खुश नहीं हूँ। सिमिलरली अगर मैं आदमियों की बात करूँ, वो कहते हैं कि अगर मुझे ओरल सेक्स चाहिए है और ओरल सेक्स मुझे मना किया जा रहा है, और अगर अपनी शादी के बाहर देखता हूँ तब भी मेरे को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, तब भी मुझे पिनलाइज किया जा रहा है, और अगर मैं शादी में रह के मुझे ओरल सेक्स नहीं मिल रहा है, तब भी मेरी मुझ में ही गलती और कमी ढूंढी जा रही है। कई सारे हमने देखे हैं, एज हाई एज 60% जो केसेस डिवोर्स के फाइल होते हैं, वो सेक्स का एकमात्र रीजन होता है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्स नहीं है, सेक्स एजुकेशन नहीं है। आप इसको देखते हुए, इसके मद्देनजर अगर हम जजमेंट की बात करें, इसके मद्देनजर हम बात करें कि जब हम आगे एज अ वे फॉरवर्ड इस सेंसिटिव टॉपिक की बात करते हैं कि क्रिमिनलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें इन सारे पक्षों को भी देखना जरूरी है कि क्या वो एजुकेशन है, क्या वो मैच्योरिटी है कपल के बीच में, क्या वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि शादी के मायने क्या है। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू सेक्स और कन्फाइंड टू सेक्स, बट अंडरस्टैंडिंग व्हाट सेक्स मीन्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया। और शालीन, मैं आपके पास आ Yes, रहा sir. हूँ जी। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस सब्जेक्ट? Yeah. सबको नमस्कार। पहले तो राकेश जी और प्रभात sir for calling me here and all the panelists. So I would like to say, people ask that ये marital rape it's a myth or reality. तो I will say 50-50%, because reality भी होती है जो फेस करते हैं एक, और myth भी है। because जब लॉ, कानून, पुलिस स्टेशन होता है, जितना किसी के साथ घटता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग विद वुमेन, वो ज्यादातर स्टोरी बन जाता है। people add lot of things, ये एक चीज है। सेकंड थिंग, एक एजुकेशन सिस्टम में, लाइक राइटली मैडम सेड, जो सेक्स एजुकेशन नहीं है, दिस थिंग्स आर देयर। मैरिज एजुकेशन भी नहीं है, बिकॉज आई एम दैट पर्सन जो अपनी कैथलिक स्कूल में पढ़ाई किया है, अब्रॉड में पढ़ाई किया है। हम लोग का एक मैरिज भी सब्जेक्ट होता है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स, टू अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड टू वर्शिप दिस वैल्यू। द शादी है क्या? अब शादी होने के बाद इफ somehow there should be a right term, okay fine, maybe domestic violence, harassment, सब कुछ होता है when it comes to a woman, but there should be a right term, because I'm getting married to my husband, I'm calling him that he is my life partner, he is my safeguard, bodyguard, or फिर later on if I'm not happy in some cases, I'm calling him as a rapist, stranger। तो एक तो when I'm working for men rights, एक तो लड़के लोग का तो लॉ इंडिया में है ही नहीं, और अगर फिर से अगर सब हस्बैंड को रेपिस्ट बोल दिया, अगर सब मानने लगे, देन आई डोंट थिंक हस्बैंड कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। जगह ही नहीं बचेगा। राइटली। सेकंड थिंग, मैंने आई हैव टेकन अ मैरिज क्लासेस, तो आई नो लाइफ में अगर आगे चल के कुछ होता है, एवरीबडी से you don't need to stay in a bad relationship, but you can come out from that, but तुम्हें किसी के ऊपर हक नहीं है तुम false allegation लगाओगे अपने वाइफ के ऊपर और अपने husband के ऊपर। this respect should be there। so now I'm working for United Human Rights, where I'm implementing human rights education worldwide, so that बच्चे लोग grass root से सीखे that we all are equal and we need to respect, जो missing है इंडिया में। इसलिए इतने क्रिमिनल माइंड हो जा रहे, इतने रिवेंज लेना है, तो रिवेंज का भी एक एंड होता है। आई थिंक इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड यही सब हो रहा है, हर कंट्री में कम बेस है। yes, if you ask me वर्ल्ड वाइड, बट फिर भी लोग मानते नहीं है। अरे फिर आई हैव टेकन सो मेनी लाइक केसेस जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा दैट एक हस्बैंड भी हैरेस हो रहा था व्हेन इट कम्स टू अ रेप, बट हस्बैंड की बात कोई सुन नहीं रहा था, ऑल वर लाफिंग, क्योंकि हम लोग की ह्यूमन एनाटॉमी, बॉडी एक ऐसी है, जैसे सब मान ही लेते हैं ओनली अ गर्ल कैन बी रेप, नॉट अ मैन। बट आई विल से we should not term it as a marital rape. Instead of that, we should say it's a sexual assault or domestic violence or sexual ravishment. But cruelty, you can say it's a kind of cruelty. Exactly. तो अगर हम लोग ये बोलने लगे, then I don't think जो husband wife और marriage का जो value है वो और रहेगा, then ये marriage को उठ जाना चाहिए, so that respect will be missing। अमरप्रीत तो कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बात पर? यस अमरप्रीत। मेरा ये कहना है कि जब हम इंडिया कॉन्टेक्स्ट की ही बात कर रहे हैं, मैंने बात करी थी कि हमने लॉ बना दिया कि डिवोर्स एक हमारा लॉ है, जो मैं एज वुमन एज आई कैन अवेल दैट। हमने लॉ बना दिया कि मैरिटल रेप भी एक तरीके का लॉ है और हम उसको अवेल कर सकते हैं। शादी हमने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि उसकी शर्तें क्या हैं।
उसके मानदंड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस पे हमने आज तक चर्चा नहीं करी। हमने दो लोगों को साथ बिठा तो दिया, लेकिन वो दो लोग एक दूसरे के कंपैटिबल होंगे या वो एक दूसरे से के साथ कितना चलना चाहते हैं या अंडरस्टैंडिंग, कितनी यस, समझ एक दूसरे रखते अंडरस्टैंडिंग हैं, कितनी बन पाई है इस वो पे नहीं हमने पता। बात नहीं करी। हमने ये तो लॉ बना दिया कि आप मैरिज को तोड़ सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि मैरिज को फॉर्म कैसे करना है। जब मैरिज को फॉर्म ही हम सेक्स बना देते हैं तो हमारी तो जो हमारी शुरुआत है, जो हमारा अपरूटिंग है, वो गलत है। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक्सट्रीमिज्म की, जब हम कहते हैं कि लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए बिकॉज वो प्रताड़ित है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ में एक और नजरिया साथ में आ जाता है कि कभी कभी हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो औरत है तो वो हमेशा सही होगी, और क्योंकि वो मर्द है, आदमी है, तो हमेशा वो गलत होगा। हमने जब लॉ को देखना है तो हमने कंसेंट की बात करनी है कि कंसेंट क्या चीज होगी, कंसेंट हम किसे कहेंगे। हमें ये अंडरस्टैंडिंग डिफाइन करनी पड़ेगी कि क्रिमिनल एक्ट क्या होगा, शादी के अंदर क्रिमिनल एक्ट क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस क्या होंगे, जो एक्शन है, बिहेवियर्स है, वो किस चीज को आप क्रिमिनलाइज करोगे। अगर आप किसी को कहते हैं ओरल सेक्स, एक कपल है ओरल सेक्स एंजॉय कर रहा है, दूसरा कपल उसके एंटी जा रहा है, तीसरा डिवोर्स फाइल कर रहा है, आप इसको कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आओगे, ये समझना पहले जरूरी है बिफोर वी कैन कंक्लूड कि हम बिल्कुल। एक आदमी को क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उसको बांधे या हम उसको खुला छोड़ दें। ओके मनोज जी, अगर मेरी आवाज सुन के अपना वीडियो स्टार्ट कर लें, मनोज चंदीला जी। तब तक मैं प्रभात जी आपके पास आ रहा हूँ। आपने सुना दोनों विद्वान विदुषी महिलाओं को, इन्होंने बड़े अच्छे से दोनों ही बातें कह दी, और दोनों ही बातों में इन्होंने पुरुषों की भी बाजी मारी और महिलाओं की बाजी मारी। लेकिन लेकिन जहां राकेश तक, जी एक चीज, जी राकेश जी 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 एक चीज ठीक है, मैडम कौर ने भी कहा, दूसरी लोगों ने भी कहा, दोनों पक्ष को सामने रखा, जी, लेकिन कोर्ट ये निर्णय कैसे करेगा कि पति ने उसको उसके साथ जबरदस्ती किया, ये बेड पर कोई देखने तो जाता नहीं है, उसका नहीं कोई नहीं, एविडेंस तो होता नहीं वो है। निजाम साहब ऐसा है, जितने भी रेप होते हैं उसमें विटनेस अक्सर नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रूव करता है ना कोर्ट, और सब कुछ होता में है। रेप में ये क्या पाकिस्तान में होता है? ऐसा है कि वहां विटनेस जरूरी है, वरना वर्ल्ड वाइड कहीं भी रेप के ऑफेंस में विटनेस नहीं होता। रेप तो हमेशा, लड़की जो कानून बन हाँ जाता है हाँ, वही लड़की जो कहती है उसको वो सपोर्टिंग एविडेंस आ जाते हैं। मैं आऊंगा, वकील 90% साहब उसको। बताएंगे इसमें क्लियरिटी उससे। और प्रभात जी, प्रभात जी, इसका जो कानूनी हाँ, पहलू है नमस्कार वो क्या है? नमस्कार, नमस्कार। मनोज जी, आप अपना देखिए ऑडियो कानूनी, वीडियो स्टार्ट कर लें। जी जी प्रभात जी। मेरे ख्याल से मनोज जी का जो है ना वो एक शूट भी था बड़ा अर्जेंट, उन्होंने मुझे पहले ओके, बता एनीवे दिया था। एनीवे, एनीवे, हाँ तो हो जी सकता है वो शायद उसमें बिजी हो गए हैं। जी बहरहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कानूनी इसमें क्या होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, देखिए रेप को अगर डिफाइन करें तो 375 में रेप जो बोला गया है वो एक अननोन पर्सन के लिए ही है स्पेसिफिकली, ये बात तो हमको जाननी चाहिए। उसमें कहीं भी हस्बैंड का जिक्र नहीं है। एक जगह हस्बैंड का जिक्र आता है, वो आता है एक्सेप्शन में, और एक्सेप्शन में बोला गया है कि अगर आपकी वाइफ 15 साल से ऊपर नीचे की है तो बात अलग है। 15 साल से ऊपर अगर आपकी वाइफ है तो ये एक्सेप्शन है, हस्बैंड के ऊपर रेप का केस नहीं होगा। वही रेप मुकदमा होता तो क्या है चल रहा है बेसिकली? प्रभात जी। 375 का जो एक्सेप्शन 2 है वो यही है जी कि इफ you commit the rape upon a lady who is your wife above वाइफ, the age of 15 years, that cannot be categorized as a rape, that cannot be अब defined as a rape। इसमें, हाँ वही अब वही इसमें वही रेप के, क्लॉज को तो हटवाने के लिए सारी जद्दोजहद चल रही है पूरे यस सोसाइटी। यस, मैं वही उसी जी बात पे आ रहा हूँ। जी देखिए दो चीज हमको बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती है कि एक तो उसकी मेंस रिया और एक्टस रियस क्या है, मतलब गिल्टी माइंड है आदमी का, और उस गिल्टी माइंड के थ्रू जो है इन एक्ट फर्दरेंस ऑफ दैट गिल्टी माइंड उन्होंने वो ऑफेंस कमिट किया। ये मेरी समझ से बाहर की बात है कि कोई भी आदमी जो है वो अपनी वाइफ के लिए, जिनके साथ वो 10 15 20 सालों से रह रहा है, रेप करने के बारे में क्यों सोचेगा? ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। एक इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि अगर मैरिज में आपकी डिस्टरबेंस चल रही है, कंपेटिबिलिटी नहीं हो पा रही है, दोनों के दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे के लिए कुछ वेंडेटा रख रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ वाइफ ढूंढ रही है कि मुझे इससे निजात चाहिए, तो उस वक्त वो ये बोल सकती है, अगर उनके पास ये वेपन, लीथल वेपन आ जाए, कि भाई मेरा तो रेप हुआ।
कोर्ट की बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। राकेश जी, आपने बहुत ही अच्छा एक टॉपिक चूज किया है कंसेंट के ऊपर। कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि कंसेंट होनी चाहिए, विदाउट कंसेंट जो है वो रेप है, लेकिन कोर्ट भी ये बताने में कामयाब नहीं हुआ है कि वो कंसेंट को वैलिड कैसे माना जाएगा। बिल्कुल। कंसेंट, हाँ, कंसेंट वैलिड कैसे होगी, इस बात को भी कोर्ट तक बता देता तो हम सभी का बहुत बहुत भला हो जाता। कि आदमी कंसेंट मांगे, लिखित में मांगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। अभी इससे पहले भी मेरी कहीं बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि भाई कंसेंट तो जो है वो प्रीपिक्चुअल नहीं होती। मतलब लेडी ने अगर आपसे शादी कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी परमानेंट आपको वो प्रीपिक्चुअल है, परमानेंट उसने आपको कंसेंट दे दी, तो आपको उनसे डेली कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि मैं अपनी वाइफ के साथ रह रहा हूँ, हम दोनों एक ही हैं, हमारा एक ही प्रकार का रहन सहन है, सब चीजें चल रही है, सब बिल्कुल नॉर्मल सी है। अगर नॉर्मल सी है तो हमारे बीच कंपेटिबिलिटी है, तो फिर कोई ऐसी कंसेंट और नो कंसेंट की बात तो आती नहीं है। अगर वो तैयार नहीं है तो मैं भी नहीं हूं, अगर मैं नहीं, या हो सकता है कई बारी हमारा मन ना हो और वाइफ का मन हो। तो ये सारी चीजें, ये एक इतनी, देखिए आफ्टर मैरिज मैं इसीलिए कह रहा था कि आफ्टर मैरिज, अगर आपकी मैरिज पुरानी हो चुकी है तो आफ्टर मैरिज रेप जैसी कोई चीज नहीं होती है। कभी वाइफ का मन नहीं होता है, कभी हस्बैंड का मन नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं। नहीं लेकिन सर, अगर मैं प्रभात जी, निजामुद्दीन, मैं यहाँ एक रोक सेकंड, रहा हूँ, मैं यहाँ रोक रहा हूँ, एक मैं सेकंड मैं निजामुद्दीन रोक रहा हूँ। निजामुद्दीन जी नहीं, की बात को मैं एक एक सेकंड में रोक कर रहा रहा हूँ। हूँ। जो आपने जी कहा कि रेप जैसी कोई बात नहीं होती, मैं नंबर ऑफ केसेस हैं, खास तौर से अनपढ़ जो फैमिलीज हैं, जो पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है, जो गरीब डाउन ट्रोडन फैमिलीज हैं, वहां क्या होता है, एक जनरल रूटीन है कि वाइफ को एक जागीर समझा जाता है। आदमी ये समझता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसका अपना कोई विश नहीं है, कोई अपनी इसकी विल की वैल्यू नहीं है, कोई इसकी कंसेंट की वैल्यू नहीं है। आदमी आता है, औरत चाहे बीमार है, चाहे वो प्रेग्नेंट है, चाहे वो दिन भर की थकी आ रही, दिन भर पत्थर तोड़ के आई है, 4-5 घरों में झाड़ू पोछा करके आई है, या और भी कोई काम करके आई, या अपने ऑफिस से आई है, एंड शी इज कंप्लीटली रेस्टलेस। लेकिन इसके बावजूद भी आदमी अगर उसको उसका मन है और वो उसके साथ कोई एक्ट करता है तो उसे अपना राइट समझता है, और वो अपने राइट को समझने में उस औरत का राइट भूल जाता है कि उसका भी एक अपनी बॉडी पे कोई अपना हक है, अपना माइंड है, अपने कंसेंट, वहां कंसेंट आती है, वहां उस कंसेंट को वो बिल्कुल दरकिनार करता है। वो एक बार दो बार सहन होता है, कोई भी लेडी एक दिन में जाके कंप्लेंट नहीं करने वाली है। लेकिन अगर ये रूटीन बन जाता है, अगर ये रूटीन बन जाता, ऐसी ऐसी लेडीज हैं, बहुत से घरों में काम वालियां आके रोती रहती हैं, जी मेरा आदमी, मैं कमाती हूँ दिन भर, वो शराब पीता है, शाम को जो है वो मेरे साथ ये सब करता है, और उसे कोई मतलब नहीं है मैं कितना थकी हूँ, बीमार हूँ, टीबी है, क्या है, कोई मतलब नहीं। इसके अलावा एक और पक्ष आता है जिसकी वजह से इस बात चल रही है कि आदमी, उसको डिसीज है, सेक्सुअल डिसीज है, औरत को पता है, औरत नहीं चाहती कि ये मेरे साथ संबंध बनाए, इसके बावजूद भी बिकॉज आई एम योर हस्बैंड, यू आर माई प्रॉपर्टी, यू आर माई स्लेव, वो फीलिंग उसके अंदर बिना कहे है। वहां फिर मार पिटाई ये होती है, जैसा अमरप्रीत ने बताया कि मार पिटाई भी होती है, वहां उसको बांधा भी जाता है, उन्होंने निजाम साहब ने कहा। और वो जो चीज होती है उससे कैसे निजात पाया जाए, वो भी एक पहलू है जिसपे गौर करना पड़ेगा। मैं आपको इसी बात के ऊपर ही अभी मैं बोलने वाला था, और जी मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि आपने बात मुझे पूछ दी। देखिए, पहली बात तो हम अगर परिवेश में देखें, बहुत ही लोअर स्टेटा में अगर हम जाएं, तो कानून बीच की फैमिलियों के लिए ही होता है। मैं तो ये मानता हूँ लोअर के लिए तो है ही नहीं आजकल, मैं तो ये देख रहा हूँ। दूसरी बट इट बात शुड ये भी है, होना तो चाहिए ना। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना जी चाहिए। जी जी दूसरी नहीं, बात ये है कि बहुत मैरिटल बहुत रेप बहुत, का जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं, ये जो जी इसके ऊपर आवाज उठाने वाली और ये जो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये एजुकेटेड क्लास ही है यस जिसने यस, ये भी एक इसको मानने वाली आगे बात। लेकर आया है। मेरी बात दूसरी बात मैं कहूँ कि ये बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि लो स्टार्टा है। मैं कहती हूँ एजुकेटेड क्लास में ये सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा। इतना ज्यादा है, जब मैं बात करती हूँ रफ सेक्स की, स्पिटिंग की, चोकिंग की, बाइटिंग की, गैगलिंग की, ओरल सेक्स की, ये सारी टर्म्स ये लो स्टार्टा के लिए नहीं आती हैं। ये हमारे जैसे आप जैसे लोगों से ही निकली हुई बातें हैं। हाई स्टार्टा ले लीजिए हाँ, या हाईली बिल्कुल। एजुकेटेड ले लीजिए। ये यस ये यस। हाँ इंटेलेक्चुअल के अंदर ही है। हाँ। जी और दूसरी बात, जहाँ पे हम बात करते हैं कि शादी का बेसिस जो आप जब हम अरेंज मैरिज जो इंडिया में अभी तक तो ज्यादा थी, अब हम लव ट्रेंड ज्यादा देखते हैं लव मैरिजेस का। अरेंज मैरिजेस का जो बेसिस था वो सेक्स है।
वो कोई आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जो आपस में आप लोग बात मिलके एक दूसरे से सोच समझ रहे हैं, एक दूसरे को पहचान कर रहे हैं, हामी भर रहे हैं। अरेंज मैरिज में आपको बांध दिया जाता है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी आपको एक्सपोजर है, आप उसको अपनाइए और उसके साथ चलिए। तो जहाँ पे सेक्स बिकम्स द बेसिस ऑफ दैट रिलेशनशिप, इट इज नॉट द म्यूचुअल कंसेंट या आपस में इमोशनल अटैचमेंट, ऐसा कुछ रहता नहीं है। इस सिनेरियो में हमने सबसे ज्यादा देखा है कि लड़कियां 10 साल का वेट नहीं कर रही हैं। अब ज्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि अब लड़कियां बात कर पा रही हैं, बोल पा रही हैं, इसलिए ये ज्यादा हो रहा है। होता ये पहले भी आया, लेकिन आज लड़कियां बोलती हैं। पहले लड़कियों को झिझक थी या डर था, शर्म थी, माँ बाप से बात करने में हिचक होती थी कि हम ये बात नहीं करेंगे, कैसे बात करेंगे। एग्जिस्ट ये पहले भी करता था, अब भी करता है। अब ये है कि हम लोग खुल के बात कर पा रहे। लेकिन जिस रिलेशन की बेसिक सेक्स है और उसमें आप ये वेट नहीं करेंगे कि 10 साल तक मेरे को वायलेंस किया गया है। दोनों तरीके से हमको देखना पड़ेगा। जब मैं मर्दों की बात करती हूँ, अगर वो रिलेशनशिप में आया है, उसके लिए उसके साथ उसकी जो प्रॉपर्टी माना जाता है, अभी भी लड़कियों को प्रॉपर्टी ही माना जाता है कि अगर वो मेरे खिलाफ है या मेरी मर्जी के साथ हिसाब से नहीं चल रही है, वो मर्जी कमरे के अंदर की भी है, वो मर्जी कमरे के बाहर की भी है। अगर वो उस मर्जी से नहीं चलती है तो वो मेरे साथ कंपैटिबल नहीं है। और मुझे अपना मर्दानगी उस पर शो करने का वन ऑफ द फॉर्म इज हैविंग सेक्स। नाउ इट कैन बी अ फोर्स सेक्स और एनी फॉर्म ऑफ सेक्स। सिमिलरली लड़कियों को लगता है कि अगर मैं अब बोलूंगी तो क्योंकि लॉ मेरे को ज्यादा सुनता है, एम्पावरमेंट के नाम पे लड़कियों की से ज्यादा होती है, इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं, धारणा है कि मिसयूज ऑफ लॉ होता है, चाहे वो हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें, चाहे हम डिवोर्स लॉ की बात करें, चाहे हम मैरिटल सेक्स की बात करें। तो दोनों में ये देखना जरूरी है कि हम सिर्फ एक पक्ष को नाम लेकर दोनों पक्षों को बराबरी का दर्जा देते हुए दोनों को हम साथ लेके चले कि अगर ये वाइसे वर्सा जो बोल रही है उसका वाइसा वर्सा हो रहा हो, तब हमें क्या करना चाहिए एज अ कानून बनाने के टाइम पे। सिमिलरली अगर आदमी जो कर रहा है उसके वाइसा वर्सा अगर ये जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तब इसके ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आनी चाहिए। इट कैन नॉट बी कि हम सिर्फ लड़कियों की बात करें और लड़कियों की बात सुन के फरमान निकाल दें, या सिर्फ लड़कों की बात हो और लड़कियों को देखा ही ना जाए। जो भी केसेस की जुरिस्डिक्शन हम देखते हैं या जो भी इनकी जस्टिस सामने नजर के आता है, वो हमेशा बेसिस ये नहीं होता कि हुआ क्या है। बेसिस बनता ये है कि किसने पैसे ज्यादा खर्च कर पाए, कौन ज्यादा स्ट्रांग वकील सामने खड़ा कर पाया, किसने ज्यादा झूठ दब के बोला। कौन होता प्रभात यही जी है। को ले आया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यस तो शालीन, इन यस चीजों शालीन, को हमें देखना शालीन कुछ जरूरी है। कहना चाह रही है। शालीन जी। Rightly said, madam. Hats off to you. But when it comes to me, sir, जो cases मैं देख रही हूँ, like I come from aviation industry, so mostly girls are meeting pilots through Tinder, and when they're meeting, तो maybe उन लोग का एक mutual consent हो रहा है, okay, we'll meet up and we'll hook up and we'll just have sex for one day. फिर जब वो लड़का उसको भाव नहीं दे रहा, जब उसकी नीड पूरी नहीं हो रही है, लड़का नहीं आ रहा है, नेक्स्ट डे केस थोप दिया, रेप किया है मुझे। And again, crew, female crew, cabin crew, they are mutually understanding, like they are going for a sex. Maybe that time both the people they are drunk, but next day जब लड़की उठ रही है नींद से, शराब के नशे में से, वो कह रही है मेरे साथ कल रेप हुआ है। वो तो खुद होश में थी ही नहीं, वो कैसी जज करेगी दैट उसके साथ सेक्स हुआ है या रेप हुआ है। एंड जब वो लोग जा रहे हैं तब तो तुम लोग का म्यूचुअल कंसेंट हो रहा है, तो फिर नेक्स्ट कौन से मुंह उठा के आके बोलते हो दैट नहीं, मेरे साथ वो वाइफ रेप एंड हुआ है। हस्बैंड का नहीं है ना, वो वाइफ, वो केस वाइफ एंड ये हस्बैंड ये का। ये वी आर सब्जेक्ट टॉकिंग से हियर अलग नहीं है। अबाउट द वाइफ या एंड हस्बैंड। या या नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द वाइफ एंड हस्बैंड। हम्म। एक मेरे पास केस आया है दैट दे आर इन अ रिलेशनशिप फॉर द 10 years, शादी 10 साल हो गई है। नाउ दैट गर्ल अगेन केम बैक इन अ मॉडलिंग एंड ग्लैमरस वर्ल्ड में। हस्बैंड ने बोला आई एम नॉट रेडी दैट यू आर गोइंग देयर। सो अगेन हम लोग का रिलेशनशिप सही भी नहीं चल रहा है। I don't know whether it was a love marriage or arranged, ये मुझे बोला नहीं गया है, but I just asked one question, now what's the problem? कह रहा है that मैंने बोला that relationship जब सही नहीं है because I'm stopping you to go in a glamorous world, तो she is getting aggressive. तो फिर जाके वो रेप का केस थोप दिया हस्बैंड के ऊपर। अब हस्बैंड घूम घूम के भाग रहा है बिकॉज वो लोग तो कभी फेस नहीं किया कोर्ट लॉयर, और ही हिमसेल्फ इज अ आर्मी ऑफिसर। तो ये चीज क्यों है? It इफ is यू आर नॉट both ways. हैप्पी, It is both yeah, ways. Yeah, it is both both ways. ways. Even the girl is having extramarital affair, so when you're not happy, so you should come out and you should leave your husband. तो रेप केस थोप के क्यों चली गई 10 years मैरिज में? ओके दिस थिंग तो अब प्रभात जी, हस्बैंड के लिए तो लॉ जी है नहीं। प्रभात जी,
असल में क्या है, वाइफ एंड हस्बैंड का जो रिलेशन, जो हमारे जो हिंदू संस्कृति, जो हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति में और जो वैल्यूज हैं, यहाँ इसको एक इंस्टीट्यूशन, एक धार्मिक इंस्टीट्यूशन की तरह से इसको एक दूसरे सेंस में लिया जाता है। ये एक संस्कार के रूप में लिया जाता, ना कि कोई विवाह बंधन। ये एक संस्कार है, जी। जैसे और संस्कार हैं, उपनयन संस्कार, Sacrament। जनेऊ संस्कार और दुनिया भर के संस्कार है, एंड तक जो अंतिम संस्कार तक। तो ये भी एक विवाह संस्कार है जो हमारे वंश की विवाह वृद्धि के संस्कार। लिए बनाया जाता है, और उसका मतलब ये होता है कि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए डिफरेंट आइडेंटिटी अब नहीं है, दोनों एक हो गए हैं, दोनों को एक माना जाता है। अगर कहीं, मेरा अपना एप्रीहेंशन है, आप उसमें ज्यादा समझदारी से बता पाएंगे, अगर कहीं इंडिविजुअल आइडेंटिटी स्टैंड करती रही शादी के बाद भी कि ये मिसिज रजनीश गुप्ता है या मिसिज रश्मि गुप्ता है, ये मिस्टर राकेश शर्मा है, तो दोनों शर्मा गुप्ता जब तक वो अलग अलग आइडेंटिटी में रहे, इसीलिए शायद हमारे यहाँ परंपरा थी कि वो पत्नी को पति का सरनेम दे दिया गया था, या ये परंपरा चली आ रही। लेकिन अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वो रहे, पर्सनैलिटी रही, तो फिर तो अगर पति के जेब से पत्नी ने अगर 200 रुपया निकाल लिया बिना उसकी कंसेंट के, तो पति को चाहिए कि 379 में जाके चोरी का मुकदमा दर्ज करा दे। अगर पत्नी ने कोई भी वायलेंट कर दिया तो जाके 323 का मुकदमा दर्ज करा दे। अगर पति ने पत्नी की बिना मर्जी के उसकी कोई चूड़ियां उठा के अपनी मदर को, सिस्टर को दे दी, चाहे वो 10 रुपए की थी या 10,000 की थी, तो वो चोरी और वो उसके कमरे में ट्रेसपासिंग, क्योंकि वो बिल्कुल आइडेंटिटी अलग है। तो इसकी कितनी भयंकर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? मैं यही बात आपको बोलना चाह रहा था शुरू से जी कि यहाँ प्रॉब्लम एक डिस्टर्ब रिलेशनशिप की मुझे ज्यादा लगती है व्हेन इट कम्स टू रेप। रेप का मतलब होता है फोर्सिबली आप सेक्स कर रहे हैं, जैसे कि निजामुद्दीन जी ने बोला था कि आपने पकड़ के उसको जो है ना ऐसे जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती वो आदमी करेगा जो साइकोलॉजिकली बीमार है, जिसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ इलविल है, उसको बीवी पसंद नहीं है या फैमिली पसंद नहीं है, या अगर कोई आदमी अपने आप को ज्यादा मैनलीहुड भी दिखाना चाहता है अपना ज्यादा, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसका इलाज है या तो रेप, या तो अपना डिवोर्स कर लें, या कहीं जाके मेंटल जो है उसका इलाज कराए के जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ और मुझे मुझे पसंद नहीं है, मैं बीमार हूँ। मींस इट कैन उसमें बी फैमिली क्रूरटी, को पार्ट ऑफ क्रूरटी और क्रुएल्टी है, वायलेंस। क्रुएल्टी भी है, क्रुएल्टी जो क्रुएल्टी है, साथ में क्रुएल्टी है। एक मेंटल डिस्टर्बेंस भी है आदमी की। जो हाँ आदमी अपनी वाइफ को ढंग से नहीं रख पा रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, उसकी वाइफ परेशान है, बीमार है, उसको जबरदस्ती क्रुएल्टी कर रहा है, तो एक मेंटल प्रॉब्लम, उसमें फैमिली की इंटरवेंशन चाहिए, फैमिली साथ में आए, समझाए बुझाए, कोई डॉक्टर का इलाज कराए, कुछ। लेकिन मेरे हिसाब से बजाय डिवोर्स लेने के, बजाय इलाज कराने के, कोई औरत अगर ये सोचे कि मैं आदमी को अब पूरी जेल में, फिर उस औरत की एक ये लगेगा कि भाई हाँ, कुछ ना कुछ तो इलविल इसके दिमाग में भी आई, कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में भी ये एक घृणा आई अपने पति के लिए कि ना ही तो मुझे इसका इलाज कराना, ना मुझे इसके सहना, इसके बच्चे भी भाड़ में जाए, इसकी फैमिली, प्रभात जी, मैं तो अब उसको जेल का। हाँ प्रभात जी, ये एक तो नजरिया है, जैसे नजरिया आप ये कह रहे हैं कि हाँ बीमार है। दूसरा भी है, दूसरा हाँ, नजरिया भी ये है, दूसरा भी है, ये है अमरप्रीत जी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल, मैं रोज कोर्ट देख रहा हूँ, प्रैक्टिकल हम ये देख रहे हैं। इसमें मेन चीज कंसेंट, अमरप्रीत जी ये आप अप्रिशिएट करना, और कंसेंट को डिफाइन ना जज कर पाए हैं, ना कोर्ट कर पाई है, ना हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास केसेस ये आए हुए हैं ऑलरेडी। इसमें एक वुमन जो है, शी वाज लिविंग इन अ लिविंग रिलेशनशिप, तो वो कहती है कि मेरे जो उसके हस्बैंड ने बोला कि तू अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर जो है ना अब रेप के केस डाल, उसने डाल दिया रेप का केस, मेरे पास आए तो बोले, मैंने पूछे रेप कैसे, आप लोग तो कंसेंट से रह रहे थे, 2-3 सालों तक आप लोग साथ में रहे हैं कंसेंचुअल। बोली थी नहीं, महीने में 5 दिन रेप होता था, 25 दिन मेरी मर्जी से होता था, तो जो 5 दिन रेप हुआ है आप उसको उसकी सजा दिलाओ, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, आपका केस जो है ना अब यही होने वाला है। डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल केसेस हो सकते हैं, मतलब हम वी आर टॉकिंग एट द फॉर द मासेस। अमरप्रीत ने बिल्कुल सही उठाया कि जब आपकी डिजायर पूरी नहीं होती है, चाहे वो मैन है या वुमेन है, तो उसको वो वेपन की तरह यूज कर सकते हैं।
जो फैंसीज हैं, फैंसीज एक वर्ड है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो है ही है, तो फैंसीज या में भी आता है कि जो fantasies भी हैं। हम बिल्कुल। सो कॉल्ड ब्लू फिल्म्स या जो पोर्नोग्राफी देखते हैं, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वो जो नशे में जो सब कुछ हो रहा है, उसको हम अपने बेडरूम में अगर ले आते हैं तो वहां भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। होती हैं। और खास तौर से जो लड़की गांव से देहात से या जो उस माहौल से नहीं आई है, उसके लिए बड़ा अनबियरेबल हो जाता है। उसको तो वो सही लगता है बात वो भी जो हो रहा है वो मैं रेप ही हो रहा है। एक बात थोड़ा सा और बीच में बोलूंगा यहाँ जी पे, जी जी, मनप्रीत जी बस का भी मैं हमारे पास एक ही चाहूंगा कि मिनट वो है भी सर। थोड़ा सा इस बात को जी जरा एक ही मिनट है सर अब। जी अच्छा, इसमें ये है कि मुझे ये लगता है कि अगर शादी में नई नई अगर आपकी शादी हुई है तो, और आपकी कंसेंट उस वक्त अगर नहीं ली गई है तो आप तब तक ना जाएं। ये बात आप रखें अपने पति के सामने कि मेरी कंसेंट तब होगी जब हम दोनों के बीच में कंपेटिबिलिटी बन जाएगी। वहां अगर कोई आदमी फोर्स इस्तेमाल करता है तो ऑफ कोर्स जो है नई नई शादी इस तरीके की कोई चीज आ सर, सकती वो है। आज तक नहीं हुआ ना, वो तो शादी जो जिसको हम लोग सुहागरात या जो भी एक नाम दिया गया उस ओकेजन का, वो तो शादी के अगले दिन ही, मतलब वो जब कंसेंट या अनकंसेंट कोई मतलब ही नहीं है उसका, वो एक वो तो है। रिचुअल्स में आ गया कि ये तो होना ही है। एंड ईच एंड एवरीबडी नोज, गर्ल्स साइड के फैमिली मेंबर्स नोज, नहीं, फिर भी मैं आदमी एक, नोज, एक, मेल नोज। एक मेरी लास्ट जो जी क्लोजिंग वर्ड वो ये है कि अगर जी मैरिटल रेप है तो इसका मतलब मैरिज भी जो है वो एक तरीके से इंस्टिगेट करना किसी आदमी को रेप के लिए कि भैया बिल्कुल तुम ठीक, मैरिज कर रहे बिल्कुल हो, तुम्हारी वही कंसेंट वही है नहीं है, वही माँ अभी बाप ने क्रक्स, अगर करा दिए तो ये रेप ही है एक दिस तरीके इज से। द क्रक्स ऑफ दिस डिबेट एक्चुअली। इसको अगर हम ब्लाइंडली अगर हम इसको जा करके हम रेप की कैटेगरी में ले आते हैं, तो जी ये जी जी। मैरिज इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़ा खतरनाक एक मैं कहूंगा वेपन साबित एक होने लॉ वाला होगा, है। लॉ बनेगा। इससे क्या होगा कि इट वुड बी एन एंडिंग ऑफ दिस सिचुएशन। लोग मैरिज के नाम से डरेंगे, इसमें दहशत का माहौल डरेंगे। बनेगा, जो आपस में हर रोज लगेगा कि आज शाम को ठीक ठाक सोए हैं और सुबह उठ के कहीं ऐसा ना हो पुलिस दरवाजे पे खड़ी हो, 100 नंबर को फोन हो गया। तो ये एक जो दहशत बनेगी, इसको ध्यान में रखते हुए ही शायद हमें जो कानून बनाने वाले लोग हैं या अदालतें हैं, उनको इस पर डिसीजन लेना पड़ेगा और इसको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, ताकि किसी का भी कोई हक ना मारा जाए, किसी की भी इंडिविजुअल जो उसकी पर्सनल लिबर्टी है और डिग्निटी है वो हट ना हो। ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और हमारी इस वीडियो के थ्रू जो लोग इस बात को सुन रहे हैं वो भी एक अपना विचार बनाए। आपने बहुत बढ़िया अपने विचार रखे, प्रभात कौशिक जी आपका, और शालीन दास जी और अमरप्रीत जी, आपने तो बिल्कुल एलोबरेट किया बहुत बढ़िया ढंग से। और निजाम साहब, आपका लगता है वो लाइट की वजह से ऑफ भी हो गया है मामला, और आपने भी नहीं बिहार दिख रहे हैं से अभी तो। जुड़ के बहुत